हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने अंतरा भाग 2 कक्षा 12 की किताब के गद्य भाग के 5 पाठों का अध्ययन विस्तृत रूप से कर लिया है। आज हम गद्य भाग का 6ठा पाठ यानी कि असगर वजाहत को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक हिंदी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कारण दोस्तों ये है, यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों 9th से लेकर के 12th तक की सारी NCERT आपको मुफ्त पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही आपको UGC नेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, TGT, PGT, कॉलेज लेक्चरर का हिंदी साहित्य दोस्तों विस्तृत रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा आपको काव्य शास्त्र और दोस्तों ग्रामर भी आपको यहाँ पर पूरी पढ़ाई जाने वाली है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं असगर वजाहत। सबसे पहले इनका कवि परिचय है वो हम देखते हैं। असगर वजाहत का जन्म इनका दोस्तों 1946 में हुआ था। अभी तक जीवित हैं, मृत्यु नहीं हुई है। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। सन 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। वजाहत ने कहानी, उपन्यास, नाटक तथा लघु कथा तो लिखी ही है, साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया है। दोस्तों, कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी धारावाहिक यानी कि सीरियल बनता है तो उससे पहले पटकथा लिखी जाती है। ठीक है, उसी के आधार पे उसका मंचन है वो किया जाता है, निर्देशन किया जाता है। तो इन्होंने कई धारावाहिकों और फिल्मों के लिए भी इन्होंने पटकथा लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आधी बानी, मैं हिंदू हूँ। ये इनके दोस्तों कहानी संग्रह हैं। फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीरगति, समिधा, जिस लाहौर नहीं देखा। तो ये इनकी दोस्तों एक प्रसिद्ध रचना है, जिस लाहौर नहीं देखा। तथा अकी इनके दोस्तों नाटक हैं। सबसे सस्ता गोश्त, ये इनका नुक्कड़ नाटक है का संग्रह है। रात में जागने वाले, पहर, दोपहर तथा सात आसमान, कैसी आग लगाई, इनके दोस्तों प्रमुख उपन्यास हैं। दोस्तों, असगर वजाहत इतने महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन इनके स्वतंत्रता के बाद के लघु कथाकारों में दोस्तों असगर वजाहत का और व्यंग्यकारों में इनका नाम है वो लिया जाता है। ठीक है, तो इनकी केवल आप इन्हीं रचनाओं को, यदि असगर वजाहत आपको पढ़ना है तो यही आपको हिंदी साहित्य में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यही इनकी एक दो रचनाएं हैं, दिल्ली पहुंचना है, जिस लाहौर नहीं देखा, मैं हिंदू हूँ। इसके अलावा कैसी आग लगाई, ये सबसे सस्ता गोश्त, ये इनकी दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से ही आपको कोई रचना पूछी जा सकती है। असगर वजाहत की भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति एवं व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता और सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गज़ल की कहानी वृत्तचित्र का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि गज़ल की कहानी वृत्तचित्र का निर्देशन किसने किया है, तो वो असगर वजाहत ने। बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन किसने किया है, तो वो असगर वजाहत ने किया है। अब इनकी जो दोस्तों प्रसिद्ध जो 4 इनकी व्यंग्यात्मक लघु कथाएं हैं वो हमारे इस पाठ के अंतर्गत हमको पढ़नी है। उन चारों के नाम क्या हैं दोस्तों? बहुत ही छोटी छोटी और मज़ेदार आपकी लघु कथाएं हैं, जिनको पढ़ कर के हमें दोस्तों, एक को तो लगेगा कि हमें मज़ा आ जाएगा, लेकिन उनसे दोस्तों क्वेश्चन आपके मूल भाव से बनेंगे कि शेर नामक
जो लघु कथा है उसमें असगर बजाज जी ने किसका चित्रण है वो किया है, पहचान में क्या दिखाना चाहते हैं, चार हाथ के माध्यम से है वो लेखक है वो क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आपके बनने वाले हैं। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये चार दोस्तों आपकी लघु कथाएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि शेर नामक लघु कथा में शेर है वो किसका प्रतीक है, तो वो व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है तो शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक कि सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सहअस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। दोस्तों, शेर नामक जो लघु कथा है उसमें लेखक ने बताना चाहा है कि किस प्रकार से जो सत्ता है वो ढोंग और पाखंड का दिखावा करती है। वैसे तो जो नेता हैं वो अहिंसावादी का, आपको पता है जितने भी बाबा हैं आपके वो निकले थे, अहिंसावादियों का अच्छा होने का है ढोंग करते हैं, लेकिन उनकी असलियत है वो कुछ और ही होती है। ठीक है, जैसे ही हम उनका इनकार करते हैं, जैसे ही हम उनके विरुद्ध में जाते हैं तो वो अपनी असलियत पे, अपनी औकात पे उतर आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी शेर कहानी। अब हम इनकी दूसरी दोस्तों कहानी पर चलते हैं। दूसरी कहानी है दोस्तों इनकी पहचान। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा है पसंद आती है, क्योंकि बहरी है वो ना कुछ सुनेगी, राजा चाहे कुछ भी बोलता रहे, गूंगी उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगी नहीं, और अंधी प्रजा है उसके सामने कुछ भी राजा करता रहे वो उसका कोई भी प्रतिकार है वो नहीं करेगी। गूंगी, अंधी और बहरी प्रजा है पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इस प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के समस्त साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है, उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। दोस्तों, जब से भूमंडलीकरण हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, तब से विदेशी कंपनियां भारत में आई हैं और वो भारत को विभिन्न जनता को विभिन्न भुलावे देकर कि आपको ये कर देंगे, आपका विकास कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो जनता को भुलावे में रख करके अपना विकास है वो करती जा रही हैं, जनता का शोषण कर रही हैं, यहाँ के संसाधनों का प्रयोग करती हैं और यहाँ के माल का उत्पादन करके विदेशों में यहाँ पर बेच करके उस पैसे को अपने देशों में ले जाती हैं। तो उन्होंने जनता को इतना लोभ लालच दे रखा है कि जनता है वो बहरी, गूंगी और अंधी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने राजा का है वो इन्होंने दृष्टांत लिया है कि राजा है वो प्रजा को किस प्रकार समस्त साधनों पर अपना अधिकार है वो स्थापित करना चाहता है। ठीक है, चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। तो दोस्तों, इन कहानियों से इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि प्रस्तुत कहानी है वो किस प्रकार का, इसका मूल प्रतिपाद्य इसका क्या है। तो ये चार हाथ है वो पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का किस प्रकार से शोषण होता है उसको उजागर करती है। पूंजीपति भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है, वे मिल के कल पुर्जे बन गए हैं और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। आज दोस्तों मजदूरी इतनी भयंकर हो गई है, उसमें इतना शोषण होता है कि आपसे कह दिया जाता है कि 400 रुपये आपको करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर आपको विभिन्न तरीक़ों से आपका शोषण है वो किया जाएगा, आपको ताने मारे जाएंगे, आपको विभिन्न तरीके से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। यानी कि जो आपसे कह दिया कि आधी मजदूरी में ही काम करवाया जाएगा, आपको पता है बेगार जिसे कहते हैं। ठीक है, यदि आपने किसी का
किसी से रुपए उधार ले लिए, ठीक है, तो रुपए उधार ले लिए, रुपए तो आपको चुकाने पड़ेंगे, ऊपर से आपको ब्याज भी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जिससे रुपए उधार लिए हैं उसका यदि कोई भी शारीरिक काम पड़ जाता है, ठीक है, श्रम का काम पड़ जाता है, तो आपको वो भी फ्री में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो शोषण होता है दोस्तों मजदूरों का, आज के समय में बहुत ही ज़्यादा शोषण हो रहा है, क्योंकि सबका दोस्तों महंगाई सब पर बढ़ जाती है, लेकिन जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ती है दोस्तों। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नज़र किसानों की ज़मीन और उत्पाद पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता है कि उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज की धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो साझा नामक कहानी है उसमें जो हाथी है वो किसका प्रतीक है, तो वो आपका धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत गड़प कर जाता है। यह कहानी आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। तो दोस्तों आपकी प्रत्येक कहानी से आपका पूछा जा सकता है कि इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, इसमें जो शेर है वो किसका प्रतीक है, हाथी है वो किसका प्रतीक है, ठीक है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। आप किसी कहानी को केवल कहानी की तरह ना पढ़िए दोस्तों, क्योंकि ये केवल कहानियाँ नहीं हैं। आपके दोस्तों एक एक कहानी से एक एक दो दो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो आपके पूरी सफलता का राज है वो इन कहानियों में रटा हुआ है। यदि आप कहानी को क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ, जैसे ही पढ़ते जाएं, आपने एक गद्यांश पढ़ लिया, एक पद्यांश पढ़ लिया, तो फिर उस पर आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि इससे मैं किस प्रकार से कितने क्वेश्चन है वो बना सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि यदि आपने इस तरह से पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। आपको जो क्वेश्चन दोस्तों बनने होंगे वो सबसे पहले ही आपके दिमाग में आ जाएंगे। धीरे 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 आपकी जो प्रवृत्ति है दोस्तों वो गहरी होती जाएगी। आपको क्वेश्चन ढूंढने की जो आपकी अभिलाषा है वो दोस्तों गहरी होती जाएगी। आप में बुद्धि इतनी आ जाएगी कि आप जो परीक्षक जो पहले क्वेश्चन बनाएगा उससे पहले आप उन क्वेश्चनों को बना चुके होंगे। चलिए तो अब देखते हैं कि किस प्रकार की इनकी कहानियां हैं। तो ये दोस्तों पहली कहानी है इनकी, शेर। मैं तो शहर से या आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था कि किसी न किसी दिन कसाई की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ जाएगी। जंगल में मेरा पहला ही दिन था जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे हुए देखा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब यहाँ पर बरगद का पेड़ है वो क्यों लिया है दोस्तों? शेर है वो शासन व्यवस्था का प्रतीक है और बरगद है वो विशाल वृक्ष होता है, ठीक है, जिसके नीचे बहुत सारे जानवर हैं वो विश्राम करते हैं, ठीक है। तो शासन व्यवस्था को इसका प्रतीक बताया गया है और उसका जो मालिक है वो शेर को बताया गया है, ठीक है। शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि झाड़ी की ऊँट भी गजब की चीज़ है। अगर झाड़ियाँ ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उससे बच पाना बहुत कठिन हो जाए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे थे और शेर के मुंह में घुसते जा रहे थे। शेर बिना हिलाए डुले बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा था। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। यानी शेर अपने को क्या है, अहिंसावादी, न्यायप्रिय, ठीक है, गांधीवादी विचारधारा का स्वयं को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही लेखक है वो यहाँ पर तरह तरह के झांसे है वो जनता को देता है और जैसे ही लेखक इसमें जाने से मना करता है तो शेर है वो खूंखार हो उठता है। अगले दिन मैंने एक गधा देखा जो लंगड़ाता हुआ शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया और मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहाँ हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब शेर से लेखक ने पूछा कि तुम क्यों जा रहे हो तो उसने क्या जवाब दिया कि हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है। गधा शेर के मुंह में क्यों जा रहा था?
क्योंकि शेर के मुंह में हरी घास का बहुत बड़ा मैदान है। ये केवल दोस्तों गधे को आश्वासन दिया गया है कि यदि तुम शेर के मुंह में जाओगे तो यहाँ पर तुमको खाने के लिए हरी घास का बहुत बड़ा मैदान मिलेगा। तो इस प्रकार के झांसे हैं वो जनता को शासन व्यवस्था है वो शुरू से दोस्तों देती आ रही है। मैं वहाँ बहुत आराम से रहूँगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। मैंने कहा वह शेर का मुँह है। उसने कहा गधे वह शेर का मुँह जरूर है पर वहाँ है हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुँह में चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा तुम शेर के मुँह में क्यों जा रही हो? उसने कहा शेर के मुँह के अंदर रोजगार का दफ्तर है। तो लोमड़ी क्यों गई? क्योंकि उसे शेर के मुँह में रोजगार मिलने वाला था। वह वहाँ दरखास्त करूँगी फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैंने पूछा तुम्हें किसने बताया? उसने कहा शेर ने। और वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि उल्लू है वो किस कारण से शेर के मुंह में जा रहा था? कि शेर के अंदर रोजगार का दफ्तर है। तो कोई भी 4 विकल्प आपसे दिए जा सकते हैं कि शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है, तो आपको दोस्तों ये वाला है आपको विकल्प है वो चुनना है। मैंने कहा नहीं यह कैसे हो सकता है? उल्लू बोला नहीं ये सच है, यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। शेर के मुंह को निर्वाण का एकमात्र रास्ता कौन बताता है? तो उल्लू बताता है। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थीं पर सब दुम दबाए हुए थे। अब ये दोस्तों कुत्ते हैं किसके प्रतीक हैं? जो थोड़ा बहुत हैं जो विरोध प्रकट करते हैं, लेकिन जो ऐसे गुलाम हैं कि जिनकी जो दुम है वो दबी हुई है। ठीक है, कभी तो हंसते गाते हैं यानी कि ऐसे लोगों के प्रतीक हैं जो कभी विरोध करते हैं फिर उनके ही गुलाम बन जाते हैं, उनकी ही चापलूसी करने लगते हैं। ठीक है, तो कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीख कर कुत्तों को रोकना चाहा पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरी बात अनसुनी करते हुए सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा समर्थक जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा शायद शेर के पेट में वे सारी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग वहाँ जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था और उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहाँ पूछा क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा कैसे? बताया गया सभी ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या प्रमाण है? बताया गया प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। मैंने कहा और यह बाहर जो रोजगार का दफ्तर है? बताया गया मिथ्या है। मैंने कहा तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर का अंतर मुझे मालूम है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मेरे यह कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। यानी कि जैसे ही कोई सत्ता से सवाल पूछता है, जैसे ही उसका कोई विरोध प्रकट करना शुरू करता है, त्यों ही सत्ता है उसका जो रुख है दोस्तों वो उसका कड़ा हो जाता है। ठीक है, शोषणकारी दमनकारी हो जाता है। आपको पता है कि रीट परीक्षा हुई थी, जैसे ही दोषियों की जांच के सवाल उठाए गए, जैसे ही रीट परीक्षा पर सवाल उठे थे तो सरकार ने किस प्रकार का रुख है वो अपनाया था। ठीक है, इसके बाद में किसानों के जो कृषि बिल थे दोस्तों उनके विरोध में उन्होंने जो आंदोलन किए थे तो उनको भी दबाने की कोशिश की गई है। जब जब दोस्तों विरोध हुआ है सरकार ने उनको दबाने का प्रयास किया है। ठीक है, आपने 1984 का जो कांड है वो सुनाई है। ठीक है, जब जब किसानों ने, जनता ने, ठीक है, कुछ क्रांतिकारियों ने जब जब सरकार का शासन व्यवस्था का विरोध किया है, उससे सवाल पूछने के प्रयत्न किए हैं, तब तब सरकार की जो आंखें हैं दोस्तों वो लाल हुई हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें ऐसी शासन व्यवस्था का प्रतीक है जो जनता को भुलावा देती है कि सब कुछ हमारे पास है, आप हमारे पास आइए। ठीक है, और जनता के शोषण करती है। ठीक है, शेर इसमें व्यवस्था का प्रतीक है, बरगद का पेड़ है वो इसमें पूरी शासन व्यवस्था है उसका प्रतीक दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और शेर उसका दोस्तों मालिक है। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई 4-5 है कि लोमड़ी किस लिए जाती है? रोजगार का दफ्तर है। उल्लू किस लिए जाता है? कि वहाँ पर स्वर्ग है और यही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है। और जो आपका सबसे पहले कौन जाता है? गधा है। वो क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ हरी घास का
मैदान है। लोमड़ी चालाक होती है, इसलिए वो नौकरी पाना चाहती है, तो आप इससे लगा सकते हैं कि वहाँ पर रोजगार के लिए जाती है। गधा है वो घास के लिए, ठीक है, उसे हरी हरी घास दिखती है सावन में भी, तो वो घास के लिए जाता है। उल्लू है, उल्लू को दोस्तों स्वर्ग चाहिए, ठीक है, उसे दिखता तो कुछ नहीं है, उसे केवल स्वर्ग चाहिए बस, तो वो स्वर्ग के लिए जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगली कहानी है दोस्तों पहचान। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित लेने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए। फिर उन्हें लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। यानी कि आप जो जनता है उसको इस तरह से, यानी कि उसका बोलना बंद करा दिया, ठीक है, वो कुछ भी विरोध में बोल नहीं सकती, कुछ भी सुन नहीं सकती है, और कुछ भी दोस्तों आपका ना खा सकती है ना पी सकती है। यानी दिन भर काम 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 काम, इतना शोषण कि आप काम करवाते रहेंगे तो खुद हमारी जो प्रगति है वो तो होती रहेगी, लेकिन जो जनता है वो भूखी मर जाएगी। उसका शोषण है वो दिन रात होता रहा है। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को नहीं देख सके, यानी कि उनको सब अपने सामने राजा दिखाई दिया। यानी कि राजा की प्रगति इतनी अधिक हो गई कि चारों तरफ ही राजा का राजा था, लेकिन उन्हें एक दूसरे नहीं दिखाई दिए। लेकिन उनकी जो स्थिति है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा, यानी पब्लिक का बिल्कुल ही नाम निशान मिट गया है। उनके ना तो घर रहे, ना ही उनका कुछ भी खेत क्यार रहा, ना ही उनका कुछ भी संपत्ति रही, ठीक है, सब कुछ को राजा है वो हड़प कर गया। और इसके अलावा उन्होंने आंखें बंद कर ली तो वो खुद हैं अंधे हो गए थे। तो ये इस कहानी की दोस्तों आपकी पहचान है। अब कहानी है दोस्तों आपकी चार हाथ। चार हाथ है दोस्तों जो धनाढ्य वर्ग होता है, ठीक है, पूंजीपति वर्ग होता है, उद्योगपति वर्ग होता है, वो मजदूरों का किस प्रकार से शोषण करता है उसके बारे में ये कहानी हमें बताती है। एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हों तो काम कितनी तेज़ी से और मुनाफा कितना ज़्यादा। लेकिन यह काम करेगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे। ये है किस मर्ज की दवा। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाह पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज़ हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे, पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई। उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर रख लिए। चार हाथ कहानी में क्या है? मजदूरी आधी कर दी, यानी कि पहले 100 रुपये देता था और अब 50 देने लगा, ठीक है। अब और दो मजदूर हैं, वो दुगने मजदूर उसने रख लिए, यानी कि मजदूरी आधी कर दो, दुगने मजदूर रख लो, बराबर काम है, दुगना काम होगा और तनख्वाह उतनी की उतनी ही देनी पड़ेगी। तो किस प्रकार से जो उद्योगपति है वो मजदूरों का दोस्तों शोषण कर रहा है, इसकी बात है इसमें बताई गई है। साझा, हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, यानी किसान के बारे में बात हो रही है, किसान को खेती की हर चीज़ बारीकी के बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। अब उससे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ साझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि साझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती नहीं कर सकता, क्योंकि डर है कहीं कोई खेती को काट ना ले जाए, ठीक है।
उसे डरा धमका के रखते थे कि तू अकेला खेती करेगा तो तेरी खेती को हड़प जाएंगे, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ साझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया। उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका साझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा। और समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, यह छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, हम दोनों उसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा हाथी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी के मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। और इसी तरह हाथी और आदमी के बीच में साझे की खेती बट गई। यानी कि पहले शेर के साथ उसने खेती की तो वो भी दोस्तों इसी प्रकार से उसकी फसल को हड़प गया। इसी प्रकार उसने चीते के साथ में की तो वो भी हड़प गया। फिर उसने मगरमच्छ के साथ में खेती की तो वो भी हड़प गया। अंत में जाकर के उसने हाथी के साथ में खेती की और गन्ने की फसल बोई तो हाथी तो उसको खाता जाता था। अब किसान उसको गन्ने को कैसे खाए? अब हाथी जल्दी जल्दी खाता जाता था तो वो जो उसकी मुंह की तरफ जाता था वो छोड़ देता था। इसी प्रकार है वो जो हाथी है वो पूरे गन्ने की फसल को खुद हड़प गया। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो बलवान है, जो ताकतवर हैं, जो धनाढ़ वर्ग है, ठीक है, वो किसान का किस प्रकार से शोषण करता है कि उसको डरा धमका करके रखता है कि तुम अकेले खेती नहीं कर सकते हो, तुम्हें साझे की खेती है वो करनी पड़ेगी। और साझे की जब खेती करते हैं दोस्तों तो फिर उसका कुछ भी नहीं है, वो सारी खेती को खुद ही हड़प जाते हैं। आपने देखा है कि जब अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ों ने भी भारत के जो राजस्थान के राजा थे, रियासत थी, भारत के राजा थे, उनको प्रलोभन दिया कि भाई हम आपकी मराठों से रक्षा करेंगे, ठीक है, हम आपकी पिंडारियों से रक्षा करेंगे, आप केवल हमें, हमारी सेना है, एक राजा यदि दूसरे राजा से आक्रमण करता था तो हम आपकी इस राजा से रक्षा करेंगे, ठीक है, ऐसे ही दूसरे राजा के पास कह देते थे। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों से ही फ़ायदा उठाया, दोनों से ही पैसा वसूल किया, ठीक है, और उनकी सेना भी ख़त्म करवा दी, क्योंकि अब जब अंग्रेज ही हैं रक्षा करने के लिए तो फिर सेना की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार उनकी सेना ख़त्म करवा दी, उनका पैसा भी ले लिया और लगान लगाने लगे, ठीक है, और अंग्रेज़ मौज उड़ाने लगे, ठीक है, और फिर उनको दबाने भी लगे, उनके शासन में हस्तक्षेप भी करने लगे, गोद प्रथा निषेध वगैरह। तो इसी प्रकार की दोस्तों ये आपकी चालाकियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं चालाकी करके किसानों का शोषण करते हैं, छोटे आदमियों का शोषण करते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी? क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा था, रोजगार का दफ्तर था। कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है? तो कहानी में लेखक शेर है शासन व्यवस्था का प्रतीक है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में क्या अंतर है? कि रोजगार, शेर का मुंह क्या है कि शेर का मुंह है, और रोजगार के शेर, जो रोजगार का दफ्तर है वो तो आपका बाहर है, लेकिन जो शेर का मुंह है वो असली है। जबकि शेर है वो अहिंसावादी दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने पर आपको कोई भी दफ्तर नहीं मिलेगा, वो एक झूठा भुलावा है, ठीक है, जो जनता को प्रलोभन दे करके खुद है उस पर अधिकार जमाना चाहता है। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। जो शासन व्यवस्था है वो जनता से यही कहती है कि आपको प्रमाण मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको घड़ी कहानी भी पढ़ी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है, वो निबंध है, हमने वो भी पढ़ा था। तो घड़ी कहानी जो है आपकी घड़ी वाली थी, तो वहाँ पर भी यही कहा जाता है कि आप प्रमाण क्यों मांगते हैं? भाई आप विश्वास कीजिए ना, यदि आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो खुद घड़ी देखना सीख लीजिए। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि आप प्रमाण मत मांगिए शासन व्यवस्था से, आपको तो विश्वास करना है कि हाँ ये सारी चीज़ें, रोजगार का दफ्तर है, स्वर्ग है, हरी घास का मैदान है, वो यहाँ पर शेर के मुँह में उपस्थित है।
पहचान में राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि जो आंखें देखना है वो काम में बाधक रहा है। ठीक है, आंखें बंद करने पर काम है वो और अच्छा होगा। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले। जब आंखें बंद उन्होंने की लोगों ने, तो उन्होंने राजा की तरफ से देखना है वो बंद कर दिया कि राजा है वो अपनी उत्तरोत्तर प्रगति करता गया, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो वो राजा ही राजा उनको दिखाई दिया। और लेकिन वो तीनों हैं वो अपने आप को नहीं देख पाए। राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले? आंखें बंद करने का, कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने का, होठ सिलवाने का। ठीक है, इस प्रकार के उसने हुक्म निकाले। जनता राज्य की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल साहब बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि शासन व्यवस्था है उसका विरोध है वो होते रहना चाहिए। यदि विरोध उसका बंद हो गया तो फिर जो शासन व्यवस्था है वो अपनी मनमानी करेगी, शोषण करेगी, समस्त संसाधनों पर अपना अधिकार है वो जमा लेगी। खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया? क्योंकि राजा ने शोषण कर करके समस्त संसाधनों पर अपना अधिकार कर लिया था, समस्त भूमि पर, समस्त संपत्ति पर, सब लोगों की संपत्ति पर अधिकार है वो कर लिया। इसीलिए उन्हें चारों तरफ राजा ही राजा दिखाई दिया, राजा की ही संपत्ति दिखाई दी, राजा के ही महल माली दिखाई दिए। 4 हाथ, मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला? मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए उसने वैज्ञानिक बुलवाए लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद में उसने कटे हुए हाथ मंगवाए लेकिन वो लग नहीं सके, लकड़ी के हाथ लगवाए लेकिन उनसे भी काम नहीं हुआ, लोहे के हाथ लगवाए तो वो मजदूर हैं मर गए। 4 हाथ ना लगवाने पर मालिक की समझ में क्या बात आई? उसकी ये समझ में आई कि बात कि उसने मिल की जो मजदूरों की जो मजदूरी है वो तो उन्होंने आधी कर दी और उसने जो दुगने मजदूर हैं वो रख लिए। इस तरह उसने डबल काम है वो करवाने लगा। साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया कि भाई यदि तुम मेरे साथ में साझे की खेती करोगे तो तुम्हारा बहुत ही भला होगा और तुम्हारी खेत को कोई भी नहीं देख पाएगा और जो खेत की रखवाली है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। हाथी ने खेत की रखवाली के लिए क्या घोषणा की? हाथी ने खेत की रखवाली के लिए डुगडुगी की पीट करके घोषणा कराया सारे जंगल में कि अब की बार किसान की खेती में मेरा साझा है, यदि कोई भी उसे देखेगा, कोई भी उसे खाने की कोशिश करेगा तो उसको अच्छा नहीं होगा। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी ये आप पढ़ ही चुके हैं। इसके अलावा आपके इस कहानी में हमारी व्यवस्था पर जो व्यंग्य किया गया उसे स्पष्ट कीजिए। शासन व्यवस्था पर इस तरह व्यंग्य किया गया कि शेर हैं जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था के जो लोग हैं, नेता हैं, वो स्वयं को अहिंसावादी, न्यायप्रिय और गांधीवादी दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके खिलाफ कोई कुछ बोलने का प्रयास करता है, कोई कुछ कहने का प्रयास करता है, थोड़ा सा विरोध प्रकट करता है तो फिर वो अपनी औकात पर आ जाते हैं और अपनी जो असलियत है उसे निकाल लेते हैं। यदि आपके भी सींग निकल आते तो आप क्या करते? तो ये आपके योग्यता विस्तार है। गांधी जी के 3 बंदर, भारतेंदु और हरिश्चंद्र का अंधेरी नगरी चौपट राजा नाटक देखिए, पहचान के। तो दोस्तों आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिए, ये आपसे साहित्य से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। यदि आप मिल मालिक होते तो उत्पादन को दोगुना करने के लिए क्या करते? अच्छी तनख्वाहें देते जिससे मजदूर हैं वो मन लगा करके काम करते और दुगने मजदूर हैं वो रखते। ठीक है, पंचतंत्र की कथाएं भी पढ़िए, भेड़ और भेड़िए, हरिशंकर परसाई की रचना पढ़िए। अब बताइए, ये कहानी है आपकी भेड़ और भेड़िए। तो आपसे इन किताबों में दोस्तों इतना कुछ है कि आप यूं ही, क्या पता आप हरिशंकर परसाई जब पढ़ें साहित्य में तब आपको भेड़ और भेड़िए नहीं मिले, लेकिन आपको यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है, जिसके 5 भाग हैं। सींग निकलना, इसका प्रयोग प्रतीक रूप में किया गया है। गधे के सिर पर सींग निकलने की कहावत आपने सुनी होगी, यहाँ इसी कहावत को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ इसका अर्थ है व्यवस्था से अलग रहना, बनी बनाई लीक से अलग चलना। यानी कि मेरा लेखक क्या कहता है कि जब मेरे सींग निकल आए तो मैं जंगल की तरफ चला गया, यानी कि मैं लोग थे वो एक तरफ चल रहे थे, मैं उनसे अलग व्यवस्था पर चलने लगा, मैं उनसे अलग रास्ते पर चलने लगा। डुग्गी पीटना, प्रचार करना, पुराने ज़माने में डुग्गी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता था जिससे लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जरूरी सूचना सुनाई जाती थी। पट्टी पढ़ाना, बहकाने वाली शिक्षा देना। निर्वाण, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। तो इस प्रकार का दोस्तों ये आपका पाठ है वो 4 कहानियाँ हो गई। शेर, पहचान, आपकी 4 हाथ और आपकी साझा, ये आपकी 4 हैं वो व्यंग्य प्रधान आपकी कहानियाँ हैं।
इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शेर कहानी है वो निम्न में से कौन सी कहानी असगर वजाहत की अंतरा भाग 2 में संकलित नहीं है। तो 4 कहानियों में आपके एक नाम दे दिया जाएगा 4 विकल्पों में से। तो आपको पहचानना है कि शेर है, पहचान है, 4 हाथ है और साझा कहानी है। ठीक है, शेर किस व्यवस्था का प्रतीक है, पहचान कहानी में क्या बताया गया है, साझा में क्या बताया गया है, इनके मूल प्रतिपाद्य से क्वेश्चन है वो बनेंगे। 8-10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद करने हैं। इसके अलावा असगर वजाहत का जो परिचय है वो आपको दोस्तों ढंग से है, वो उसको 4-5 रचनाएं हैं। ठीक है, कि सबसे सस्ता गोश्त है, मैं हिंदू हूँ, इसके अलावा आपकी जो इनका उपन्यास है। ठीक है, तो 4-5 इनकी रचनाएं हैं, वो आपको ढंग से याद करनी है। 1946 में इनका जन्म हुआ था, अभी तक ये जीवित हैं। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है। तो ये दोस्तों इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, कुछ एक इनकी रचनाएं ही पूछी जा सकती हैं। और इनसे ही यदि कहानी क्वेश्चन आया दोस्तों तो इनकी कहानियों से ही क्वेश्चन आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।